नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेगमेंट। और आज तारीख है आपको 29 जुलाई 2025। हम लोग जो है 29 जुलाई 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपको दिवस से संबंधित। क्या है दिवस से संबंधित? हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो दिवस मनाया गया है आपको हेपेटाइटिस दिवस। तो यहाँ पर जो प्रश्न है देख लेते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। कितने तारीख को? तो 28 जुलाई को। याद रखेंगे कि कितने तारीख को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस जो है लीवर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। किससे? जो आपको शारीरिक संरचना दिखाई पड़ती है उसमें जो लीवर दिखाई पड़ती है, लीवर से जुड़ी आपको एक गंभीर बीमारी दिखाई पड़ती है ना। कौन सी बीमारी? तो ये आपको जो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस लीवर से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है जो मुख्य रूप से वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है ना। इस बीमारी में जो है लीवर में क्या होती है? लीवर में सूजन आ जाती है। और भारत से ही देखते हैं कि आपको दुनिया भर में हेपेटाइटिस के जो मामले दिखाई पड़ रहे हैं बहुत तेजी से क्या दिखाई पड़ रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। और यह इसमें खास करके जो आपको बीमारी दिखाई पड़ती है लीवर में, फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी कह सकते हैं कि अनेक गंभीर बीमारियों का ये क्या बन रहा है? कारण बन रहा है। और लीवर से जुड़ी इस बीमारी के बारे में जागरूकता इसी वजह से जो है कह सकते हैं कि लीवर से जो जुड़ी बीमारी है इससे जागरूकता बढ़ाने के लिए जो सामाजिक तौर पर होती है, तो सामाजिक तौर पर क्या बढ़ाया जाएगा? जागरूकता बढ़ाने के लिए कह सकते हैं कि हर साल या प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्यों हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस दिवस की यदि बात करते हैं कि 28 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं हम लोग, यदि बात ऐसा पूछ सकते हैं ना आप लोग कि 28 तारीख को ही क्यों मनाते हैं, तो 28 तारीख को जो है बात करते हैं कि 28 जुलाई को ही जो है डॉक्टर भरूच आपको सैमुअल बलमर्ग का है ना, आपको भरूच सैमुअल बलमर्ग का जन्मदिन होता है। कौन है ये? तो ये आपको जो दिखाई पड़ रहे हैं डॉक्टर भरूच सैमुअल बलमर्ग, यही वो व्यक्ति हैं जो कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। क्या किस चीज की खोज की थी? हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसके लिए वैक्सीन बनाई थी। जब इन्होंने क्या कह सकते हैं कि वायरस की खोज की और वैक्सीन बनाए, तो सीधी सी बात है कि दुनिया भर में बहुत से लोगों को एक तरह से जिंदगी बचाने के ये काम किए हैं, है ना। और इसी वजह से जो है इनको याद करने के लिए क्या मनाया जाता है आपको, और कह सकते हैं कि आपको इसी के जन्म दिवस को एक याद के डेट में जो है रखा गया है ना। कितने तारीख को? 28 जुलाई को रखा गया है। तो 28 जुलाई को जो है आपको दिखाई पड़ती है प्रतिवर्ष जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है ना। तो ध्यान रखेंगे कि हेपेटाइटिस दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो आपको प्रतिवर्ष जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है। और ये किससे संबंधित है? तो ये आपको लीवर से संबंधित है। तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं शारीरिक संरचना का लीवर का चित्र लिया गया है। और ये एक तो लीवर है, उसके बाद आपको नीचे में जो दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? ये आपको गोल ब्लाडर है ना। किसी किसी को देखे होंगे कि सामाजिक तौर पर आसपास में कभी न कभी किसी किसी को गोल ब्लाडर का क्या करवाना पड़ता है? ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ये लीवर है और इसी का मान चलिए जो बाइल जूस होती है ये जमा होती है कहाँ पर? आपको गोल ब्लाडर में जमा होती है। तो बायोलॉजी क्लास में आपको जो बायोलॉजी के टीचर होंगे आपको विशेष जानकारी लीवर के बारे में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग रहते हैं केवल रहते हैं करंट अफेयर से संदर्भित रहते हैं और करंट अफेयर से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको इतना यदि जानकारी रहती है तो काफी है ना। चले हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं और अगला प्रश्न जो है आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्न जो है आपको 2 दिन पहले भी करवाए थे। तो ये प्रश्न नहीं करवाए थे जब मान के चलिए फाइनल में पहुंची थी, दिव्या देशमुख फाइनल में जब पहुंची थी तो आपको करवाए थे कि फाइनल किनके बीच होने वाला था? तो आपको दिव्या देशमुख और कोनरे हम्पी के बीच में होने वाला था। तो उसी फाइनल का रिजल्ट आ चुका है। तो रिजल्ट आ चुका है तो इस प्रश्न को हम लोग कवर कर लेते हैं। और क्या है प्रश्न देख लेते हैं कि फीडे महिला विश्व कप 2025 के फाइनल की विजेता कौन बनी है? तो फाइनल की विजेता कौन बनी है? दिव्या देशमुख बनी है। दिव्या देशमुख बनी है। 2 महिलाओं में कह सकते हैं कि आपको मुकाबला था। किसके किसके बीच में था मुकाबला? तो ये कोनोरू हम्पी के बीच में और दिव्या देशमुख के बीच में। और कोनोरू हम्पी जो है एक तरह से आपको उस दिन भी बताए थे क्या है, यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ते हैं एक पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि बहुत दिनों से ये खेल रहे हैं। सबसे पहले भारत की सीधी सी बात है, सबसे पहले ग्रैंड मास्टर है तो अनुभवी है। कोनोरू हम्पी क्या थी? अनुभवी थी। जबकि आपको जो दिव्या देशमुख दिखाई पड़ रही है क्या है? आपको मात्र 19 वर्ष की। कितने वर्ष की? 19 वर्ष की। तो ये आपको युवा जोश और कह सकते हैं कि अनुभवी में मैच होता है। और दोनों में जब मैच होता है तो अनुभवी काम नहीं आता है, अनुभव काम यहाँ पर नहीं आता है। काम क्या आता है?
युवा जोश काम आता है। सीधी सी बात है कि आप नए तकनीक से, है ना, इसी वजह से कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मान के चले कि बहुत पुराने एकदम अनुभवी टीचर हैं वही आपको अच्छे नॉलेज दे सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं। आपको तकनीक भी चाहिए, है ना, तो अच्छे तकनीक के साथ आपको सभी जगह तकनीक चाहिए। तकनीक मान के चले कि आपके पास है तो आप किसी को भी पराजित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा आप बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पर रहते हैं। तो फीडे महिला विश्व कप 2025 के फाइनल की विजेता कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है। और ये किनको पराजित की है? तो ये कोनोरू हम्पी को पराजित की है। और इसी के साथ कह सकते हैं आपको महिला शतरंज विश्व कप जो जीतने वाली है, यह पहली भारतीय महिला बन गई। कौन? तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्या देशमुख बनी है। और इसके साथ ही एक प्रश्न और याद रखिएगा, इसके साथ ही आपको दिखाई पड़ती है दिव्या देशमुख जो है भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। तो चौथी ग्रैंड मास्टर भी बनी है भारत की महिला के रूप में, चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है ना। और इसके साथ ही ये जो है भारत की यदि कुल बात करें पुरुष और महिला सभी को मिला दे तो 28वीं नंबर की ग्रैंड मास्टर है ना, 28वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। तो 28वीं, यदि आपसे पूछे कि 28वीं ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बनी है, तो आपको दिव्या देशमुख का नाम लेना है। कौन सी बनी है? तो 28वीं ग्रैंड मास्टर आपको दिव्या देशमुख बनी है। और उसके बाद यही जो है आपको शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी है। यदि यहां पर लेते हैं कि चौथी ग्रैंड मास्टर बनी है, तो 4 ग्रैंड मास्टर मान के चलिए कि आपको चारों ग्रैंड मास्टर महिला का कौन कौन है, आइए एक बार देख लेते हैं, एक नजर देख लेते हैं। एक तो आपको सबसे पहले बताया कोनोरू हम्पी, इन्हीं से मुकाबला हुआ था। तो कोनोरू हम्पी भारत की पहली ग्रैंड मास्टर बनी थी महिला के तौर पर। उसके बाद दूसरी जो है आपको हरिका द्रोणावल्ली है। कौन है? हरिका द्रोणावल्ली है, आपको दिखाई पड़ रही है दूसरी ग्रैंड मास्टर। उसके बाद तीसरी जो ग्रैंड मास्टर है आपको आर वैशाली है। और चौथी हाल ही में बनी है आपको कौन? आज ही बनी है, आपको दिखाई पड़ रही है आपको दिव्या देशमुख बनी है। तो दिव्या देशमुख जो है आपको आज ही ग्रैंड मास्टर बनी है। तो इसका मतलब है कि 4 आपको महिला ग्रैंड मास्टर और चारों ग्रैंड मास्टर के बारे में आपको बता दिए हैं। और 28वीं नंबर की कुल यदि पूछे तो 28वीं नंबर की। और यहां से जो प्रश्न पूछा जाएगा फीडे महिला विश्व कप 2025 की फाइनल विजेता कौन बनी है, तो आपको दिव्या देशमुख बनी है। ठीक है, आइए हम लोग दोनों को तस्वीर में देख लेते हैं। ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है, तो ये आपको कौन दिखाई पड़ रही है? ये दिव्या देशमुख दिखाई पड़ रही है ना। और यही जो है फाइनल की विजेता बनी है। जबकि ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये कौन दिखाई पड़ रही है? ये आपको कोनोरू हम्पी। इन्हीं दोनों के बीच में क्या था? इन्हीं दोनों महिला के बीच में क्या था? मुकाबला था। यदि दोनों के बीच में मुकाबला था तो जीती कौन? तो जीती है आपको कौन? तो यहाँ पर जो दिव्या देशमुख, ये जो तस्वीर आप है, ये दिव्या देशमुख की तस्वीर है। उम्मीद है कि आप प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे। और प्रश्न जो है आप किसी भी तरह से यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको बनना चाहिए। चले हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए अगले प्रश्न पर देख लेते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। तो आपको दिखाई पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित। क्या है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित? देख लेते हैं कि आपको थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद के केंद्र में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है जिसके कारण झड़पें हुई है, या कह सकते हैं कि विवाद का क्या कारण है जो कि दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण पर रहा है ना। और दोनों देश क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपको कौन कौन सा देश? तो थाईलैंड और कंबोडिया। तो दो देश के बीच में सीधी सी बात है कि आपको पड़ोसी देश है, और जब पड़ोसी देश रहती है तो किसी न किसी कारण से यहाँ पर आपको कुछ न कुछ कारण ऐसा बन जाता है, छोटी छोटी कारण, जो कि आपको युद्ध के लिए एक तरह से दोनों देशों के बीच में झड़प हो जाती है। तो झड़प किस लिए हुआ है? झड़पें मतलब कि दोनों जो सेनाएं हैं दोनों देशों के आमने सामने हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो यहाँ पर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में मान के चलिए हम लोग जो प्रश्न ले रहे हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है, और उसके बाद क्यों लेना पड़ रहा है प्रश्न, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है हिंदू मंदिर से संबंधित है। जब हिंदू मंदिर से संबंधित है तो सीधी सी बात है कि हिंदू आपको यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है, भारत में क्या दिखाई पड़ रहा है? सर्वाधिक जनसंख्या हिंदू की है। और इसी वजह से जो है यह मंदिर एक तरह से प्रसिद्ध हो जाती है। और यह जो मंदिर है आपको दिखाएंगे, मंदिर का चित्र भी दिखा देंगे। चलिए पहले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में क्षेत्रीय विवाद का कारण क्या है? एक मंदिर है, और मंदिर का पहले नाम देख लेते हैं। मंदिर का नाम क्या है? आपको प्रीविहर मंदिर नाम है। क्या है? प्रीविहर मंदिर है ना। इसको कहीं कहीं पर आपको विहार भी लिखा पड़ेगा, प्रीविहार मंदिर। तो आपको शुद्ध जो लिखा हुआ रहता है आपको प्रीविहार लिखा हुआ रहता है, प्रीविहार मंदिर लिखा हुआ रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और उसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो है क्षेत्रीय विवाद के केंद्र में यह कौन सा मंदिर है? तो यह मंदिर है क्षेत्रीय विवाद के केंद्र में आपको प्रीविहर मंदिर ही है ना। एक और मंदिर है, एक तो प्रीविहर मंदिर है, लेकिन अभी जो युद्ध हो रहा है तो आपको प्रीविहर मंदिर के लेके एक और मंदिर आपको दिखाई पड़ रहा है। कौन सा मंदिर है? मोआन थॉम दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों मंदिर है जिसके वजह से कह सकते हैं कि युद्ध का ये कारण बनती है ना। हाल ही में दोनों देशों के बीच में कह सकते हैं कि झड़पें हुई है। और यह मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो वर्तमान में जो है आपको कंबोडिया में देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन इस पर दावा कौन करता है? तो इस पर दावा करता है कौन सा देश? तो थाईलैंड। थाईलैंड बोलता है कि ये जो है मेरा है, ठीक है। और कंबोडिया में वर्तमान में ये
अवस्थित है। इसके आसपास के क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों में क्या होती रहती है, विवाद। सीधी सी बात है, इसके आसपास जितने मान चलिए मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है, इसके आसपास के क्षेत्र को लेकर दोनों देशों में क्या होती है, विवाद होती है। याद यहाँ पर जो बात करते हैं कि मान चलिए जो नाम आता है कौन सा, प्रीविहर मंदिर के बारे में। तो प्रीविहर मंदिर क्या है, आइए देख लेते हैं। प्रीविहर मंदिर जो आपको दिखाई पड़ती है, किस साम्राज्य के द्वारा बनाया गया है, तो ये आपको खमेर साम्राज्य के द्वारा निर्मित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो डांगरेक पर्वत में 525 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी पर क्या है, अवस्थित है, और कंबोडिया के प्रीविहर प्रांत में है। नाम ही है आपको, प्रीविहर प्रांत नाम भी है, प्रीविहर, कंबोडिया के प्रीविहर प्रांत भी नाम है, और मंदिर का भी नाम क्या है, प्रीविहर प्रांत। आइए देख लेते हैं, ये जो मंदिर आपको दिखाई पड़ रही है, ये कंबोडिया में अवस्थित है ना, और इसी को प्रीविहर मंदिर बोलते हैं। ये जो आपको ये जो चित्र दिखाई पड़ रही है, ये कहाँ पर है, ये हिंदू मंदिर है ना। यदि बात करें कि इसमें किस देवता की पूजा होती है, तो देवता जो आजकल जो आप लोग जो पूजा कर रहे हैं ना, कल जो आप लोग पूजा किए हैं सोमवारी के रूप में जो पूजा किए हैं, तो कौन सा भगवान का, तो पूजा किए थे आप लोग शिव का। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ते हैं, जो कौन से कह सकते हैं कि देवता की पूजा की जाती है, तो आपको शिव की पूजा की जाती है। तो हिंदू मंदिर है, और हिंदू मंदिर में किस देवता की, तो आपको शिव की। तो आप लोगों से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न आप लोगों को इतना नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आप लोगों को पूछेगा कि आपको जो प्रीविहर मंदिर दिखाई पड़ती है, ये मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, तो ये मंदिर आपको अवस्थित है कंबोडिया में, है ना। अभी वर्तमान में कंबोडिया, और दोनों देशों के बीच आपको ध्यान रखना है कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में क्या होती है, युद्ध का कारण बनती है ये मंदिर। ठीक है, चलें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किससे संदर्भित है, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है भारत की अनाहत, है ना। अनाहत के बारे में बहुत सारा प्रश्न आपको बहुत दिनों से करवा रहे हैं, लगातार करवा रहे हैं कि भारत से अनाहत से। यहाँ पर देखिए अनाहत क्या जीतती है, तो आपको भारत की अनाहत सिंह जो दिखाई पड़ती है, अनाहत सिंह जो दिखाई पड़ रही है, विश्व स्क्वैश जूनियर, किसमें बात कर रहे हैं कि ये जूनियर वाला में, जूनियर आपको चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है। तो ये जो पदक जीती है, यहाँ पर जीती कर दीजिएगा, कौन सा पदक जीती है, तो ये जो पदक जीती है, कौन सी पदक जीती है, कांस्य पदक जीती है। तो भारत की अनाहत सिंह विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में जो है, आपको जूनियर वाला में जो बात कर रहे हैं, आपको महिला सिंगल्स में क्या जीतती है, ये कांस्य पदक जीतती है। ठीक है, तो कांस्य पदक जीतती है, कौन जीतती है, आपको अनाहत जीतती है। और यह खेल हो कहां पर रहा है, तो यह खेल का आयोजन जो है मिस्र के काहिरा में आयोजित किया जा रहा है। कहां पर, तो मिस्र के काहिरा में आपको विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 आयोजित किया जा रहा है। और इसी जगह जो आपको दिखाई पड़ रही है, महिला सिंगल्स में आपको कौन जीतते हुए दिखाई पड़ रही है, आपको अनाहत जीतते हुए दिखाई पड़ रहा है। और अनाहत के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, तो अनाहत के द्वारा जीता गया है कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता गया है। और जो कह सकते हैं कि देश में यदि बात करें कि 15 वर्षों में कह सकते हैं कि ये पहला पदक है ना। तो ये जो आपको तस्वीर दिखाई पड़ रही है, यही हम लोगों की अनाहत है ना। और ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये कांस्य पदक दिखाई पड़ रही है जीतते हुए, और ये स्क्वैश की खिलाड़ी है। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और प्रश्न जो पूछा जाता है इसी तरह का पूछा जाता है कि आपको जो है कह सकते हैं कि अनाहत सिंह किस खेल से संदर्भित है। तो अनाहत सिंह जो आपको दिखाई पड़ रही है किस खेल से संदर्भित है, तो आपको किस खेल से संबंध है इनका, तो आपको किस खेल संबंध है, तो आप ये खेलती है, आपको कौन सी खेल, तो आप स्क्वैश खेल खेलती है। कौन सा खेल खेलती है, स्क्वैश खेलती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अनाहत के बारे में कि अनाहत जो है किस खेल से आपको दिखाई पड़ रहे हैं संदर्भित, तो आपको स्क्वैश से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न जो आपको दिखाई पड़ रहा है किससे संदर्भित दिखाई पड़ रहा है, ये आपको इतिहास में इस प्रश्न को पढ़ते होंगे, राजेंद्र चोल को, है ना। तो आज राजेंद्र चोल के बारे में जब इतिहास पढ़ते हैं, यहाँ पर करंट अफेयर्स में क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आइए बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स पर क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो राजेंद्र चोल प्रथम, है ना, क्या बात कर रहे हैं कि राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पर किस राज्य में आषाढ़ी, यहाँ पर हल्का नीचे में बिंदी बन दी, आपको आषाढ़ी थ्रू, यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है थिरुवथुरे, है ना, थिरुवथुरे कह सकते हैं उत्सव जो आपको मनाया जा रहा है कहाँ पर, तो दिखाई पड़ रही है आपको तमिलनाडु में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आषाढ़ी थिरुवथुरे जो आपको उत्सव दिखाई पड़ रही है किस राज्य में दिखाई पड़ रही है, तो आपको तमिलनाडु में दिखाई पड़ रहा है। और किसके जयंती का अवसर पर मनाया जा रहा है, तो ये राजेंद्र चोल प्रथम, जो कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। तो भारतीय संस्कृति मंत्रालय के कह सकते हैं कि भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती को आषाढ़ी थिरुवथुरे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये जो है आपको तमिल में कह सकते हैं किस तरह का जो नाम देखने को मिलता है, तो तमिल में देखने को मिलता है, तो आषाढ़ी थिरुवथुरे उत्सव दिखाई पड़ रही है, जो कि आपको तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। आप लोगों से सीधा आपको प्रश्न पूछा जाएगा, थिरुवथुरे उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपको तमिलनाडु में, और किस उपलक्ष्य में मनाया गया, तो राजेंद्र चोल के प्रथम की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। और यह आयोजन जो है कह सकते हैं आपको जो दिखाई पड़ रहा है यह महत्वपूर्ण है, क्यों है, स्मृति। तो राजेंद्र चोल जो है दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्र विजय के रूप में इनको जाना जाता है। यदि इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में जो है इनके संदर्भ में आप पढ़े होंगे कि राजेंद्र चोल के जो कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया जो है पूर्णतः ये विजय प्राप्त करते हैं ना, समुद्री विजय प्राप्त करते हैं। और इनके उपलक्ष्य हो जाता है कितना वर्ष हो चुका है, तो 1000 वर्ष हो चुका है। और इसी उपलक्ष्य में जो है ये उत्सव मनाया जा रहा है। और इसमें जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है भाग लिए थे।
यहाँ पर आपको बता देते हैं कि यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ आपको किस चैनल पर मिलेगा, तो पीडीएफ आपको मिलेगा, आप देख रहे हैं एक नाम देख रहे हैं यहाँ पर, तो नाम आपके स्क्रीनिंग पर आ रहा है, क्या नाम आपको आ रहा है कि सानवी जीएस सेंटर पटना, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ आपको 1 साल का पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया गया है आपको सानवी जीएस सेंटर पटना पर, आप यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद इस चैनल पर आपको लोगो इस तरह का देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप जाके सर्च करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन भी पीडीएफ डाला जाता है और उसके बाद 1 साल का भी पीडीएफ यहाँ पर आपको इस चैनल पर डाला गया है। तो आपको जिस तरह से सुविधा पड़े तो आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको लगे वीडियो से पढ़ना है तो वीडियो से पढ़िए, आपको जिस भी चैनल पर वीडियो मिल रहा है तो आप वीडियो से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक तस्वीर मान के चलिए कि वहां पर तैयार किया गया है, राजेंद्र चोल की तस्वीर, राजेंद्र चोल प्रथम की तस्वीर तैयार किया गया, ये तमिलनाडु में है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। और अगला प्रश्न जो आपको दिखाई पड़ रहा है, IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी किस देश में की जाएगी, तो ये कहां पर की जाएगी और किसके बारे में बात कर रहे हैं कि IUCN विश्व संरक्षण है ना, विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी किस देश में की जाएगी, तो ये आपको की जाएगी सऊदी अरब अमीरात में की जाएगी। कहां पर की जाएगी, तो सऊदी अरब अमीरात में की जाएगी, है ना। तो IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 जिसको कह सकते हैं कि सीधी सी बात है, इसका सबमिट कहां पर होने वाला है, तो इसका सबमिट जो है आपको संयुक्त अरब, सॉरी यहाँ पर सऊदी अरब है, ठीक है, क्या नाम है कि सऊदी अरब अमीरात है ना, सऊदी अरब अमीरात में आपको देखने को मिल रहा है। और इसकी जो मान चलिए कि राजधानी आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं यूएई के नाम से बोलते हैं। इसकी जो राजधानी आपको दिखाई पड़ रही है, क्या दिखाई पड़ रही है, अबू धाबी, और यहीं पर इसका आयोजन होने वाला है, जिसमें कह सकते हैं कि संरक्षण आनुवंशिक उपकरणों के उपयोग पर क्या लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। और यह जो है आपको 4 वर्षों में क्या होता है, एक बार इसका आयोजन होता है, हर 4 साल में क्या होता है, एक बार इसका आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो है कहां पर होने वाला है 2025 वाला, तो 2025 वाला आपको याद रखिएगा आपको यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर देखिए सऊदी नहीं होगा, थोड़ा सा सुधार करिएगा, सॉरी संयुक्त अरब अमीरात इसको लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर बार बार ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो यूनाइटेड आपको जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, यूएई के नाम से बोलते हैं। क्या नाम बोलते हैं यहाँ पर, आपको इसको काट लीजिएगा, क्या नाम लिखेंगे हम लोग, संयुक्त अरब अमीरात लिखेंगे, जिसको कि हम लोग इसकी राजधानी यदि बात करते हैं क्या है, राजधानी आपको अबू धाबी है ना। थोड़ा सा यहाँ पर सॉरी काट लीजिएगा इसको, प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात लिखा हुआ है। समझ चुके होंगे बात को। चले हम लोग आगे यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी राजधानी देख लेते हैं, क्या है इसकी राजधानी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इस जगह। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं यूएई, जिसकी की राजधानी की यदि बात करते हैं कि राजधानी आपको क्या दिखाई पड़ रही है, आपको अबू धाबी दिखाई पड़ रही है। यदि मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा क्या है, दिरहम है। राष्ट्रपति की यदि बात करते हैं, राष्ट्रपति कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है ना। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है, क्या है आपको मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कौन दिखाई पड़ रहा है, आपको प्रधानमंत्री दिखाई पड़ रहा है। यदि राष्ट्रपति की बात करते हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको संयुक्त अरब अमीरात के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, ठीक है। चले हम लोग अगले प्रश्न पर, यहाँ पर चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो आपको दिखाई पड़ रहा है वैष्णवी अदकर से है, क्या है, वैष्णवी अदकर वर्ल्ड आपको यूनिवर्सिटी गेम्स में। आज जो है आपको खेल से थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न है ना संडे को, क्योंकि खेल थोड़ा सा ज्यादा होता है तो इसलिए आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ ज्यादा प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है ना। तो वैष्णवी अदकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जो है आयोजित किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है किस खेल से बात कर रहा है, तो आपको टेनिस से है ना। तो वैष्णवी अदकर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित किस खेल में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, तो ये आपको दिखाई पड़ रही है किस खेल में, तो आपको टेनिस में दिखाई पड़ रही है। तो ध्यान रखिएगा कि वैष्णवी अदकर जो है आप लोगों से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि वैष्णवी अदकर किस खेल से संदर्भित है, तो किस खेल से संदर्भित है, तो ये जो आपको है किस खेल से, तो आपको टेनिस से है ना। तो आपको ये जो दिखाई पड़ रही है किस खेल से, ये आपको कौन सा खेल ये खेलती हुई दिखाई पड़ेगी, तो आपको टेनिस दिखाई पड़ेगी। आइए देख लेते हैं, इनको भी आपको एक चित्र में दिखा देते हैं। ये जो आपको है किस खेल, एक तो सबसे पहले आपको इसके प्रश्न के बारे में ध्यान रखिएगा कि किस यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। तो वैष्णवी अदकर के बारे में यदि प्रश्न पूछा जा सकता है तो सबसे पहले तो ये किस खेल से खेलती है, तो ये कौन से खेल खेलती है, तो आपको टेनिस खेल सकते हैं। और हाल ही में जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में आयोजित आपको इनके द्वारा दिखाई पड़ती है, क्या दिखाई पड़ती है, पहली महिला खिलाड़ी बनी है जो कि पदक विजेता बनी है, ठीक है। और यह खेल कहां पर आयोजन हुआ है इसका जो है आपको कहां पर, बर्लिन में हुआ है ना। तो इसी में जो है ये क्या जीतती है, कांस्य पदक जीतती है। ये जो आपको दिखाई पड़ रही है वैष्णवी अदकर दिखाई पड़ रही है। और टेनिस में एक सीधी सी बात है, यूनिवर्सिटी गेम्स में आपको कौन सा पदक दिखाई पड़ रही है, कांस्य पदक दिखाई पड़ रही है, कि कांस्य पदक जीतते हुए दिखाई पड़ रही है। तो आपको ध्यान रखना है वैष्णवी अदकर के बारे में भी, जो क्या खेलती है, तो टेनिस खेलती है ना। चले अगले प्रश्न पर।
चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और अगला प्रश्न जो है आप लोगों को जो दिखाई पड़ रहा है, ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण, देख लेते हैं। तो गोवा का जो है राज्यपाल चेंज कर दिया गया है। क्या किया गया है, तो गोवा का राज्यपाल जो है परिवर्तन कर दिया गया है, और किनको बनाया गया है, तो अशोक गजपति राजू, है ना, अशोक गजपति राजू को जो है किस राज्य का 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ये गोवा का, तो याद रखिएगा, अशोक गजपति राजू किस राज्य का आपको 22वां राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो ये गोवा का, ध्यान रखिएगा, ये गोवा का। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कौन, अशोक गजपति राजू, और इन्हीं को नियुक्त किया गया है आपको गोवा का नया राज्यपाल। गोवा का नया राज्यपाल किनको बना दिया गया है, अशोक गजपति राजू को बना देगा। और इनको जो कह सकते हैं कि एक तरह से कौन शपथ दिलाते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश, कहाँ के मुख्य न्यायाधीश, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है आलोक आराधे, इन्हीं के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। किसको, अशोक गजपति राजू को। तो ध्यान रखिएगा, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और किस पार्टी से ये जुड़े हुए थे, तो ये तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े, टीडीपी से ये जुड़े हुए थे। और इनसे पहले यदि बात करते हैं कि गोवा पहले कौन राज्यपाल हुआ करते थे, यहाँ पर आपको जो इनसे पहले आप पढ़ते होंगे, कल तक जो पढ़ते थे आप लोग, किसके नाम पढ़ते थे, पीएस श्रीधरन पिल्लई के बारे में। पीएस श्रीधरन पिल्लई पहले थे गोवा के राज्यपाल, और इनका ही स्थान ये ग्रहण किए हैं। कौन ग्रहण किए हैं, तो अशोक गजपति राजू ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अशोक गजपति राजू को जो है किस राज्य का गवर्नर बना दिया गया है, राज्यपाल बना दिया गया है, तो गोवा का, है ना। आप लोग जो भी किताब पढ़ रहे हैं, स्पीडी पढ़ रहे होंगे, तो स्पीडी में जो है आप सुधार कर लीजिएगा, है ना। स्पीडी में क्या कर लीजिएगा, आपको जो मान चलिए कि जो आपको हरियाणा का भी चेंज करवा दिया है, हरियाणा का मान चलिए कि नए राज्यपाल बने हैं, उसके बाद आपको करवा रहे हैं किसका, गोवा का करवा रहे हैं। तो आप लोग जो नया राज्यपाल बन रहे हैं, आप अपने किताब में जो है आप चेंज कर लीजिएगा। आपको जो है आने वाले दिनों में 1 महीने के बाद आपको स्पीडी में कह सकता है कि आपको सुधार होकर मिलेगा, लेकिन आप जो है अभी से ही पढ़िएगा। यदि आप मान लेते हैं कि कल परसों परीक्षा, आने वाले दिनों में बिहार पुलिस का एग्जाम है, 2 आपको शिफ्ट बचा हुआ है, यदि आपसे पूछ दे, मान लेते हैं कि पूछ दे आपको क्या कहते हैं, गोवा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया, तो आप लोग यदि किताब पढ़े होंगे स्पीडी, तो आप लोग तो पुराना ही मार के चले आइएगा। तो इस तरह से आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स इसलिए बोलते हैं कि आपको प्रतिदिन पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप एग्जाम देना है तो आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से आपका कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जीएस आपको सुधार होता रहेगा, ठीक है। चले हम लोग अगले प्रश्न पर, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देख लेते हैं। यहां पर देख लेते हैं कि एक पुरस्कार है, और कौन सा पुरस्कार है, आपको पुरस्कार संदर्भित है जीपी बिरला, है ना। क्या है पुरस्कार, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर वी नारायणन को। तो वी नारायणन के बारे में भी जानते होंगे कि वी नारायणन है कौन, तो ये वी नारायणन जो आपको दिखाई पड़ता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के क्या है, ये अध्यक्ष है ना। तो आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कि हम लोग इसरो बोलते हैं, इसके ये क्या है, अध्यक्ष, और अंतरिक्ष विभाग के सचिव वी नारायण, जीपी को कह सकते हैं कि सीधी सी बात है कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, स्मृति पुरस्कार, एक तरह से जीपी बिरला स्मृति पुरस्कार से क्या किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। किनके द्वारा ये सम्मानित किया जा रहा है, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये संस्थान जो है जीपी बिरला पुरातत्व खगोलीय वैज्ञानिक संस्थान की जो अध्यक्ष है, कौन, निर्मला बिरला। तो निर्मला आपको बिरला के द्वारा जो आपको दिखाई पड़ रही है, कौन दिखाई पड़ रहा है, निर्मला बिरला के द्वारा आपको अध्यक्ष, इसरो के जो अध्यक्ष है कौन, वी नारायण, इनको क्या किया जा रहा है, एक तरह से पुरस्कार से क्या, पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है, स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या, कौन दिखाई पड़ रही है, तो निर्मला, आपको बिरला दिखाई पड़ रही है ना, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है निर्मला बिरला है, जबकि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है इसरो के क्या है, आपके अध्यक्ष जो वी नारायणन है, इन्हीं को स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा पुरस्कार किनको सम्मानित किया जा रहा है, किस नाम, कौन सा नाम आपको मान के बताए हैं, तो ये सब ध्यान रखना है ना। ये सब प्रश्न आपको सीधी सी बात है कि पूछा जा सकता है कि आपको जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, आपको डॉक्टर वी नारायणन को सम्मानित किया गया है। चले अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। आज का जो 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न क्या है, किससे संदर्भित है, तो ये प्रश्न आपको जो दिखाई पड़ रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के बारे में बात कर रहे हैं ना। किसके बारे में, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको कि आप लोग किस नाम जानते हैं, इग्नू के नाम से जानते हैं, है ना। तो इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो पहली कह सकता है कि महिला कुलपति जो नियुक्त किया गया है, उमा कांसी लाल को नियुक्त किया गया। क्या नाम है इनका, उमा कांसी लाल। याद रखिएगा, आपको इग्नू की पहली महिला कुलपति, है ना। तो इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है, तो उमा कांजी लाल को नियुक्त किया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यही है उमा कांजी लाल। इन्हीं को जो कह सकते हैं कि आपको इग्नू की पहली महिला ऐसी है जिनको कि कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब
सभी प्रश्न आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, और जितना भी प्रश्न आपको करवा रहे हैं सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपको याद रहेगा नहीं, ठीक है। याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉपी खुद तैयार करना पड़ेगा, और उसमें जो पॉइंट आपको लगता है कि मान के सभी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको लगता है कि ये पॉइंट आपके लिए जरूरत है वो आप लिख लिया कीजिए, ठीक है। चले हम लोग यहाँ पर चलते हैं। आप लोगों से जो है पिछले वीडियो में क्या प्रश्न पूछे थे उसका सही आंसर क्या है, आइए सबसे पहले तो ये प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग आप लोगों से पूछे थे कि पिछले वीडियो में प्रश्न जो पूछे थे, निम्न में से कौन कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका की स्थापना करेगी, किसके बारे में बात कर रहे हैं आपको, निम्न में से कौन कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापना कर चुकी है। तो ये क्या क्या है, स्थापना क्या क्या है, तो ये किसके द्वारा, तो ये आपको राजस्थान विधानसभा के द्वारा, किसके द्वारा, तो राजस्थान, इसका सही आंसर क्या होगा, राजस्थान विधानसभा। और जिन्होंने भी इनके बारे में आंसर लिखे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आंसर नहीं लिख रहे हैं, यदि वीडियो आप देख रहे हैं और जो आंसर नहीं लिख रहे हैं, कृपया आंसर देने की कोशिश करें। जब तक आप आंसर नहीं दीजिएगा तब तक आपका जो है सुधार नहीं होगा, है ना। तो यदि आप वीडियो को अच्छे से वॉच करते हैं तो आपको जो है पिछले वीडियो से जो है आपको प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप 2-3 दिन पहले भी मान के चलिए, ये जो प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपको 2-3 दिन पहले इसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बताया है। देखते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा, है ना। पूछ लेते हैं आप लोगों से, प्रश्न पूछ लेते हैं और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्या है प्रश्न, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ना। तो इस प्रश्न को जो है मैंने आपको पूरे से बताया है। तो इसका सही जवाब क्या है, आपको जवाब देना है कहां पर, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।